तारीख थी 13 मार्च 2026। जगह पंजाब का बरनाला जिला। 66 साल के भूषण कुमार मित्तल सुबह से ही धूप में एक लंबी लाइन में खड़े थे। वजह सिर्फ एक एलपीजी सिलेंडर। लाइन इतनी लंबी थी कि घंटों बीत गए और फिर लाइन में ही कार्डियक अरेस्ट से उनकी मौत हो गई। ये सिर्फ एक इंसान की दुखद कहानी नहीं है, बल्कि ये उस बड़े संकट की एक झलक है जिसने पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया है। तो चलिए, जो भी जानकारी उपलब्ध है उसके आधार पर भारत के इस रसोई गैस संकट की पूरी कहानी को समझते हैं। देखिए, पंजाब की ये घटना कोई अकेली घटना नहीं है। ये उस ज़मीनी हकीकत का बस एक हिस्सा है जो देश भर में फैली हताशा की एक बड़ी तस्वीर पेश करती है। उत्तर प्रदेश से लेकर पुणे, नोएडा और दिल्ली तक हर जगह से ऐसी ही तस्वीरें आ रही हैं। सैकड़ों लोग सिर्फ एक सिलेंडर के लिए घंटों लाइनों में लगे हैं। मध्य प्रदेश और गुड़गांव में तो ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम ही क्रैश हो गए हैं। अब जाहिर है, लोगों को गैस एजेंसीज पर जाना ही पड़ रहा है और इसका नतीजा कालाबाजारी, जहां सिलेंडर 3 से 6 गुना ज्यादा कीमत पर बिक रहे हैं। बैंगलोर और मुंबई जैसे शहरों में 20 से 30% रेस्टोरेंट बंद हो चुके हैं। फूड डिलीवरी के ऑर्डर तो समझिए आधे से भी कम हो गए हैं। हालात इतने खराब हो गए हैं कि महाराष्ट्र में गैस ले जाने वाले ट्रकों को पुलिस प्रोटेक्शन देनी पड़ रही है और देहरादून और यूपी से तो सिलेंडरों की लूट की खबरें भी आ रही हैं। अब जो बात इस पूरी सिचुएशन को और भी ज्यादा पेचीदा बना रही है, वो है दो बिल्कुल अलग अलग कहानियों का सामने आना। एक तरफ है आम लोगों का तजुर्बा, उनकी परेशानी, और दूसरी तरफ हैं सरकारी घोषणाएं। इन दो हकीकतों का टकराव बिल्कुल साफ है। एक तरफ सोशल मीडिया पर लंबे लंबे लाइनों के वीडियो वायरल हो रहे हैं, लोग सिलेंडर का इंतजार करते करते अपनी जान गंवा रहे हैं, और दूसरी तरफ एक कोऑर्डिनेटेड सोशल मीडिया कैंपेन चल रहा है कि कोई कमी नहीं है। अधिकारियों का कहना है कि ये सब पैनिक बाइंग और जमाखोरी की वजह से हो रहा है। और तो और 12 मार्च को पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि घरेलू एलपीजी सप्लाई पूरी तरह से सुरक्षित है, डिलीवरी में जो उछाल है वो अनियंत्रित है। अब ये बयान उस जमीनी हकीकत से तो बिल्कुल मेल नहीं खाता जो लोग झेल रहे हैं। तो सवाल यहाँ ये उठता है कि अगर वाकई कोई कमी नहीं है तो फिर ये सारे इमरजेंसी जैसे कदम क्यों उठाए जा रहे हैं? चलिए इन तथाकथित कमी रहित कार्यवारियों पर एक नजर डालते हैं। 7 मार्च को घरेलू सिलेंडर 60 रुपए महंगा हो गया। 8 मार्च को उत्पादन बढ़ाने के लिए एलपीजी कंट्रोल ऑर्डर जारी हुआ। 9 मार्च को कमर्शियल सप्लाई 20% पर रोक दी गई। शहरों में 2 बुकिंग के बीच का गैप 25 दिन और गांव में 45 दिन कर दिया गया। यहां तक कि रेस्टोरेंट्स को कोयला और केरोसिन इस्तेमाल करने की इजाजत भी दे दी गई। और तो और 14 मार्च को पीएनजी इस्तेमाल करने वालों पर एलपीजी सिलेंडर बुक करने पर ही बैन लगा दिया गया। मतलब ये सारे कदम तो एक तरह से राशनिंग की तरफ ही इशारा कर रहे हैं, जो कोई कमी नहीं है वाले दावे पर एक बड़ा सवालिया निशान लगाता है। तो फिर इस संकट की असली जड़ क्या है? खैर, जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक इसका जवाब एक जियोपॉलिटिकल चोक पॉइंट में छिपा है। एक ऐसी जगह जिस पर भारत की ऊर्जा सप्लाई बहुत बुरी तरह से निर्भर है। देखिए, भारत में हर साल करीब 3.1 करोड़ मीट्रिक टन एलपीजी की खपत होती है। इसमें से 40% तो हम खुद बना लेते हैं, लेकिन 60% हिस्सा हमें बाहर से मंगाना पड़ता है, यानी कि इंपोर्ट करना पड़ता है। ये आंकड़ा साफ साफ हमारी बाहरी देशों पर निर्भरता को दिखाता है। और यहाँ आती है सबसे अहम बात। ये जो 60% गैस हम बाहर से मंगाते हैं, उसका भी 90% हिस्सा सिर्फ एक ही रास्ते से आता है। एक 33 किलोमीटर चौड़ा समुद्री रास्ता जिसका नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। और जैसा कि बताया जा रहा है, ईरान के साथ चल रहे संघर्ष की वजह से ये रास्ता बंद हो गया है और इसी के साथ भारत की आधी से ज्यादा एलपीजी सप्लाई भी रुक गई है। और अब जो बात सामने आ रही है वो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है। वो ये कि भारत के पास एलपीजी का कोई बड़ा स्ट्रेटेजिक रिजर्व है ही नहीं। हमारे पास जो भी रिजर्व है वो पूरे देश की 48 घंटे से भी कम की जरूरत को पूरा कर सकता है। सिर्फ 48 घंटे, मतलब कोई बफर, कोई सेफ्टी नेट है ही नहीं। तो सवाल यह है कि क्या ये संकट अचानक आ गया? उपलब्ध जानकारी को देखें तो ऐसा लगता है कि नहीं, इसके संकेत पहले से मिल रहे थे और शायद इसे कम भी किया जा सकता था। देखिए, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स जनवरी 2026 से ही अमेरिका ईरान संघर्ष और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने की चेतावनी दे रहे थे। युद्ध से ठीक पहले प्रधानमंत्री की मुलाकात अमेरिकी सहयोगी इजरायली लीडरशिप से भी होती है। लेकिन जब हमला होता है और स्ट्रेट बंद हो जाता है तो कथित तौर पर पूरे 1 हफ्ते तक कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया जाता
और फिर 7 से 9 मार्च के बीच एक हफ्ते तक संकट से इनकार करने के बाद अचानक से कई इमरजेंसी ऑर्डर जारी कर दिए जाते हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये संकट आखिर खत्म कब और कैसे होगा। जो एनालिसिस सामने आया है उसके हिसाब से आगे 4 संभावित रास्ते दिखते हैं। पहला सिनेरियो है सीज फायर यानी युद्ध विराम, लेकिन ईरान की नई लीडरशिप को देखते हुए इसकी संभावना कम है। दूसरा है किसी और रास्ते से सप्लाई, इस पर काम चल रहा है, लेकिन जो इमरजेंसी शिपमेंट अभी तक आए हैं वो सिर्फ 1 दिन की जरूरत के बराबर हैं। तीसरा ऑप्शन है कि स्ट्रेट फिर से खुल जाए, जाहिर है जब तक लड़ाई चलेगी ये भी मुश्किल है। और चौथा है भारत के लिए कोई स्पेशल रास्ता, ये भी इतना आसान नहीं है क्योंकि हर एक जहाज के लिए अलग अलग बातचीत करनी पड़ेगी। तो इन सभी सिनेरियो को देखते हुए एक यथार्थवादी अनुमान यही है कि इस संकट को कम होने में अभी कम से कम 4 से 8 हफ्ते और लग सकते हैं। तो ये तो हुई बड़ी तस्वीर की बात, लेकिन अब सवाल यह है कि इस मुश्किल हालात में व्यक्तिगत स्तर पर क्या किया जा सकता है। इसके लिए भी कुछ व्यावहारिक कदम सुझाए गए हैं। पहला कदम, अगर बिजली की सप्लाई ठीक रहती है तो एक इंडक्शन कुकर को बैकअप के तौर पर रखने पर विचार किया जा सकता है। दूसरा, अगर इलाके में पाइप्ड नेचुरल गैस यानी पीएनजी की लाइन है तो उसके लिए रजिस्टर करवा ले। तीसरा, अगर कोई ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है तो उसकी शिकायत नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पर जरूर करें। और चौथा और सबसे जरूरी, पैनिक बाइंग या जमाखोरी से बचे, इससे सिस्टम पर दबाव कम करने में मदद मिलेगी। लेकिन देखिए, ये सब तो बस टेम्परेरी समाधान है। इस संकट की जो सबसे गहरी, सबसे दुखद बात है वो कुछ और ही है। ये संकट हमें हमारे अतीत में वापस धकेल रहा है। जैसा कि कहा गया है, वो महिला जो सालों की मेहनत के बाद मिट्टी के चूल्हे के धुएं से निकली थी, आज फिर मिट्टी के चूल्हे पर खाना बना रही है। इस संकट की सबसे बड़ी कीमत वही चुका रही है। सोचिए इस बात को। और ये सब हमें एक आखिरी लेकिन बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि 140 करोड़ लोगों के देश में किसी भी संकट के लिए तैयार ना रहने की असली कीमत आखिर क्या होती है।